जैसा कि खिलजी वंश के पहले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के अभियान को, जो उसके मुख्य अभियान थे, उसके बारे में बताया। हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट में प्रशासन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रशासन और आगे की चीजों के बारे में। तो इसके प्रशासन व्यवस्था में बात करते हैं दीवाने वजारत। ये दीवाने वजारत ये मुख्य रूप से ये जो व्यवस्था थी, इसका प्रमुख जो होता था वजीर होता था। इसका वजीर ही इसका प्रमुख होता था। जो राजस्व व्यवस्था होती थी वो राजस्व की वसूली करता था, राजस्व को एकत्रित करता था और पूर्ण रूप से सुल्तान के पद उत्तरदायित्व होता था। तो ये सारा राजस्व वसूल कर सुल्तान को उसकी सूचनाएं प्रदान करता था। दूसरी चीज दीवाने आरिफ। दीवाने आरिफ ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ये जो था ये राजस्व से संबंधित था, ये जो था ये सैन्य से संबंधित। सैन्य विभाग ये मेन मूल रूप से सैन्य विभाग होता था। इसका प्रमुख जो होता था सैन्य विभाग, काम रहता था जो सैनिक है सभी सैनिकों का नामावली तैयार करे, सिस्टमैटिक ढंग से उन सैनिकों को वेतन बांटना, सैनिकों को वेतन देना है, किसको कितना, सारा सिस्टम इस डिपार्टमेंट के पास रहता था। कपड़े कैसे हुलिया तक लिखने का जो होता था सिस्टम, वो दीवाने आरिफ सैन्य विभाग के पास रहता था। अगला दीवाने इंसान। अगले विभाग के बारे में बात करें, दीवाने इंसान। दीवाने इंसान जो था ये पत्र से संबंधित था कि जो भी शाही आदेश पत्र होते थे उन पत्रों को आदान प्रदान करना होता था और इस विभाग का काम था। और ये स्थानीय जो हमारे अधिकारी होते थे उनका पत्र व्यवहार का काम करता था, सबको पत्र सूचनाएं पहुंचाता। पत्र या पत्र व्यवहार लिख सकते हैं, इससे संबंधित था। अगला बात करेंगे हम दीवाने इसालत। दीवाने इसालत एक अलग डिपार्टमेंट था। दीवाने इसालत में क्या होता था, जो हमारे पड़ोसी राज्य है वहां जो पत्र आएंगे जाएंगे उसका प्रारूप तैयार करना इस मंत्रालय का काम रहता था। और जो विदेशी राजदूत होते थे उन राजदूतों से संपर्क स्थापित करने का भी काम दीवान ये इसालत का रहता था। अगला पॉइंट है इसका दीवाने रियासत। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत जो था वो क्या, दीवानी रियासत का मुख्य काम था, एक नया मंत्रालय बना हुआ था जो राजधानी में जो आर्थिक मामले होते थे उनको देखता था और व्यापार का जो था हिसाब किताब उस पर नियंत्रण रखना इसका मेन काम था। तो ये पद तो राजदूत से संबंधित था। ये आर्थिक मामलों को देखता था और बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण या व्यापार नियंत्रण बोल सकते हैं उसको, व्यापार नियंत्रण। एक और पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ये भी नया मंत्रालय था। एक और नया मंत्रालय दीवाने मुफ्खराज। अलाउद्दीन ने नए नए मंत्रालय बनाए थे। उसने अपने समय में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये नया मंत्रालय बनाया था। ये सारे जिसके विभाग थे इससे संबंधित, इन्हीं चीजों से संबंधित विभाग थे। किसी से भी किसी एग्जाम में अगर पूछता है तो भी आपको इसको लिखित में कहीं एक्सप्लेन कर रहा है तो भी ये आपका मेन फ्रेम काम आ सकता है। आगे बात करते हैं इसके प्रशासन संबंधित। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली अपनाई हुई थी। मूल नियंत्रण प्रणाली, इसने सभी वस्तुओं का जो आवश्यक वस्तुएं थी
उनका मूल्य निर्धारित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि और अगर कोई व्यापारी कम तौल के देता था और ये उसका उतना मान से निकलवा लेता था। तो अलग अलग वस्तुओं का इसने मूल्य जो है निर्धारित कर दिया था। इसके समय में जो सामान बिकने आते थे उनका भी अलग अलग कहते 4 बाजार लगवाता था, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग से। गल्ला बाजार हो गया इसका, गल्ला बाजार में लोग खाद्यान्न बिकने आते थे, जितने भी खाद्यान्न होते थे इसके गल्ला बाजार में आते थे। इसका एक बाजार रहता था सराय अदल। सराय अदल, सराय अदल में जो इसकी निर्मित वस्तुएं थी या बाहर से आने वाली जो वस्तुएं थी, सारी वस्तुएं सराय अदल में बिकती थी। निर्मित वस्तु और जो बाहरी माल आते थे वो सराय अदल में आते थे। एक इसके उस समय दास जो बेचे जाते थे, दासों का भी क्रय विक्रय होता था और घोड़े व्यापारी मवेशी उनका अलग बाजार लगवाता था। मवेशियों का अलग बाजार लगवाता था। इतना इन्होंने अलग अलग चीजों अलग अलग वस्तुओं के लिए इसने अलग अलग बाजार लगवाना चालू किया था। इसमें कुछ अधिकारी से नियुक्त किए हुए थे जो इसकी देखभाल करते थे, जो भी निम्न है जिनके बारे में बता देते हैं। मुहत्सिब, मुहत्सिब एक पद होता था कि मुहत्सिब का काम रहता था, ये मुख्य अधिकारी रहते इसके। मुहत्सिब का काम रहता था कि बाजार पे नियंत्रण रखे और नाप तौल का निरीक्षण करें। बाजार नियंत्रण, नाप तौल निरीक्षण, तो कम तौल के तो नहीं दे रहा है, ये करवाता था। बरीद ये मुमालिक, एक और पद था बहुत अच्छा था इसमें, बरीद ये मुमालिक। बरीद ये गुप्तचर विभाग था, ये बाजार में गुप्तचर विभाग था, ये सारी सूचनाएं आदान प्रदान करना इसका काम रहता था। गुप्तचर विभाग का अधिकारी रहता है, जो गुप्तचर विभाग रहता है उसका एक अधिकारी रहता है, जो प्रमुख अधिकारी जो इन किसके लोग बाजार में घूम घूम कर देखते रहते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसने कर में भी बहुत ज्यादा फिर बदलाव किए, क्योंकि जब इसने क्या किया, जो उसमें एकता प्रथा थी, इसने कहा नहीं सैनिकों को हम नगद, इसने सैनिकों को लेकर बहुत कुछ किया, क्योंकि इसने कहते सब अस्थायी सेना रखा, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। काम सैनिकों को नगद वेतन देंगे, जमीन अपना आप लेते हैं, खालसा में उसको परिवर्तित करेंगे। सैनिकों को नगद वेतन दिया और इतना ही सैनिकों का हुलिया भी तय किया। इसने कहा सैनिक जो भी रहेंगे, सैनिकों का हुलिया रहेगा कि आप किस तरह का ड्रेस पहनेंगे। वो लोग एक और पूछा जाता है घोड़े दागने की प्रथा किसने अपनाई थी? घोड़े दागने की प्रथा इसने अपनाई थी। घोड़े दागने का मतलब होता है गोली नहीं मारते थे उसको, घोड़े को गोली मार देते थे। एक्चुअली क्या होता था कि घोड़े की जरूरत है तो घोड़े दागने की प्रथा इसलिए अपनाना पड़ा कि राजा ने पता है बुलाया गया आपको घोड़ा इसको देखने के लिए। अब राजा को पसंद आ जाता तो घोड़ा ले लेते थे या खरीद लेते थे जो भी है, लेकिन लोग क्या किए, जो नहीं चाहते कि हम अपना घोड़ा उनको दें, वो जो घोड़ा नहीं पसंद आता था उसी को बार बार दिखा देते। इसने क्या किया, बात समझो, उसने कहा अगर एक बार कोई घोड़ा हमको पसंद नहीं आ रहा है तो उसमें ठप्पा लगा दो, लोहा करवा के दागना बोला जाता है, ठप्पा लगा देंगे, दोबारा कोई लेके आए। किसकी हिम्मत है जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करे और ये इस तरह गलत काम करे। तो इसने करों में क्या क्या कहा, जो सैनिकों को इतना प्रणाली होती है सब हटा देते हैं और मिल किनार जितने भी भूमि थे सभी भूमि को इसने वापस कर और उसको खालसा भूमि में बदल दिया। और उसमें इसने जो कर लगाया, इसने लगाया उपज का 1/2, भूमि पर जो कर लगाया उपज का 1/2 भाग। उसने कहा आप जितना पैदावार होगा आधा उसमें राजा के ही होगा। और भी कर में कई परिवर्तन, इसमें खुंज मतलब होता है लूट का माल। लूट का माल जो रहता था पहले 3/1/4 रहता था, यानी जो लोग लूट पाट मानते हैं
लड़ाई हुआ, किसी कुछ भी हो रहा है, उसमें जो धन दौलत था सकता था, उसमें से एक हिस्सा राजा को जाता था और 3 हिस्सा अपना आने वाले ले लेते थे। लेकिन इसने कहा 1/4 के स्थान पर 3/4, इसने कहा 3 हिस्सा राजा को देना है, 1 हिस्सा आपका होगा। 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। इतना ही नहीं, इसने और भी एक कर लगा, इसने जानवरों तक नहीं दिया, इसने कहा दूध देने वाले जानवरों को भी चराई कर लगा दिया। ये दुधारू पशुओं पर लगा दिया, कहा दूध देने वाले जानवर आके चलते हैं तो राजा का ही सब कुछ है, उसी में वो लोग चलते हैं, तो ये अलग कर देना पड़ेगा दुधारू पशु पर। जो बेचारे जो अपना झोपड़ी उपड़ी बना के रहते थे, उनको भी कहा तुम लोग भी अब गढ़ी कर दोगे। झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी में भी इसने कर लगा दिया। झुग्गी झोपड़ी पर भी इसने कर लगा दिया था। इतना ही नहीं, ये सिकंदर के बाद इसको द्वितीय सिकंदर में भी रखा जाता है। इसने जो सिक्के चलवाए थे, सिक्कों पे सिकंदर लिखवाया था, और सिकंदर अपना जो उपाधि धारण किया हुआ था, सिकंदर ये सानी का उपाधि भी इसने धारण किया हुआ था। और इतना ही नहीं, ये मंगोल के आक्रमण को भी विफल किया था। इसके समय में 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। 6 बार मंगोल आक्रमण होते हैं, और इसको 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बचपन का नाम कहीं पूछ लेता है, अली तथा गुस्ताफ, ध्यान में रखिएगा। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद गद्दी पे बैठता है खिलजी वंश के, वो अगला आता है सुल्तान, बहुत नालायक से वाला काम करता है वो, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जब आता है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसका मुबारक खिलजी हम लिख दे रहे। मुबारक खिलजी क्या करता है कि ऐसा माना जाता है कि इसको नग्न होके ऐसे दरबार में लोग बैठे रहते थे, कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहन के चलाता था, कभी कभी नंगे अवस्था में आता था, और नग्न संगत इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। एक बार ऐसा माना जाता है कि ये रात का समय रहता है, और कुछ नग्न अवस्था में लोग रहते हैं, वहां स्त्रियां भी रहती हैं, उसी में अपना दारू शराब पी के मत रहता है। और इसी का एक वजीर रहता है खुसरो खां, उसको इसका ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद आता है। वो रात को इसको पकड़ के खींच के ले जाता है और इसको जबाह कर देता है, इसकी हत्या कर देता है, वो इसकी हत्या कर देता है। इसी का वजीर खुसरो खां, इसी के वजीर खुसरो खां जो है इसका हत्या कर देता है, और इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो जाता है। और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए वंश के साथ, तुगलक वंश।